हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप सब अच्छे होंगे। तो आज मैं आप सभी के लिए एक न्यू हॉरर स्टोरी लेकर आई हूँ जो कि ब्लैक मैजिक से रिलेटेड है। आई होप आपको ये स्टोरी अच्छी लगेगी। अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट शेयर ज़रूर करें। सो विदाउट वेस्टिंग अ टाइम लेट्स स्टार्ट दिस वीडियो। तो ये स्टोरी स्टार्ट करने से पहले मैं आपको फैमिली बैकग्राउंड के बारे में बता देती हूँ ताकि आपको ये स्टोरी समझ आएगी। और ये स्टोरी हमारे मेन कैरेक्टर के पॉइंट ऑफ व्यू से होने वाली है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये स्टोरी स्टेला की है। तो स्टेला एक 19 ईयर्स ओल्ड गर्ल है जो कि अभी अभी उसने स्कूलिंग कंप्लीट की है। अब वो कॉलेज में जाने वाली है। और उसके फैमिली मेम्बर्स की बात करें तो उसमें उसके मॉम डैड, ग्रैंड पेरेंट्स और उसका एक छोटा भाई जो कि अभी स्कूलिंग कर रहा है, जैक होता है। और उसके चाचा चाची जो उनके घर से काफ़ी दूर रहते हैं, लेकिन हर संडे उनसे मिलने आया करते थे क्योंकि उनके चाचा चाची की कोई अपनी संतान नहीं थी। तो वो स्टेला को और जैक को अपनी संतान की तरह रखते थे, उनसे बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। इसलिए वो हर संडे उनसे मिलने आया करते थे और काफ़ी सारे गिफ्ट्स लेकर आया करते थे। और स्टेला और जैक भी अपने पेरेंट्स से ज़्यादा अपने चाचा चाची से बॉन्डिंग रखते थे। हाय, मेरा नाम स्टेला है और जैसा कि आप सभी जानते हैं कि मैंने अभी अभी अपनी स्कूलिंग कंप्लीट की है। तो अब मुझे नए कॉलेज में जाना है जो कि मेरे लिए एक बहुत एक्साइटेड एक्सपीरियंस है। बट ये चीज़ मेरे पेरेंट्स को काफ़ी टेंस्ड करती है क्योंकि मेरा कॉलेज मेरे घर से काफ़ी डिस्टेंस पर है, जिसको रोज़ कवर करना मैं मेरे लिए काफ़ी मुश्किल है। तो मेरे पेरेंट्स को ये काफ़ी टेंस्ड कर रही है कि मेरी बेटी कैसे जाएगी, इतना दूर कैसे जाएगी। तभी ये टेंशन मेरे चाचा चाची कुछ ही मिनटों में दूर कर देते हैं। वो एक दिन हमारे घर आते हैं और बोलते हैं कि स्टेला हमारी भी बच्ची है, तो क्यों ना ये हमारे घर पे रुक जाए अपने कॉलेज के लिए और सैटरडे संडे यहाँ आ जाया करेगी। जैसा कि आप जानते हैं हमारा घर कॉलेज के काफ़ी पास है, तो इससे स्टेला को भी कोई परेशानी नहीं होगी और स्टेला रोज़ कॉलेज भी जाया करेगी। और रही बात यहाँ आने की, तो सैटरडे संडे यहाँ आ जाया करेगी और आप लोगों से मिल जाया करेगी। तो इस बात पे मेरे पेरेंट्स एग्री करते हैं और वो कहते हैं कि हाँ, ये तो और अच्छी बात है कि वो आपके साथ रहेगी, वैसे भी इसको आपके साथ रहने में ज़्यादा मज़ा आता है। तो मैं भी काफ़ी खुश हो जाती हूँ कि ठीक है, अब से मैं चाचा चाची के साथ रहूँगी, उनके साथ टाइम स्पेंड करूँगी। और ऐसे ही होता है। नेक्स्ट संडे मैं अपनी पैकिंग करके अपने चाचा चाची के साथ उनके घर रहने चली जाती हूँ और कुछ ही दिनों में वो मेरा एडमिशन अपने घर के पास वाले कॉलेज में करवा देते हैं, जहाँ पे मेरा एक्सपीरियंस बहुत अच्छा होता है। वहाँ पे मेरे नए नए फ्रेंड्स बनते हैं और वहाँ पे मैं बहुत अच्छा स्टडी कर रही होती हूँ, जिसकी वजह से सब लोग मेरे फ्रेंड्स बन जाते हैं और टीचर्स भी काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। और चाचा चाची जी तो बहुत ज़्यादा केयरिंग है। वो चाचा जी मुझे रोज़ सुबह ड्रॉप करते थे और चाची जी मुझे पिक किया करती थी और वो हमेशा पैम्पर किया करती थी, जिससे मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता था और मैं वहाँ पे उनके साथ काफ़ी क्वालिटी टाइम स्पेंड किया करती थी। धीरे धीरे समय ऐसे ही बीत जाता है और ऐसा समय आता है जब मैंने अपना ग्रेजुएशन कंप्लीट कर लिया और अब मुझे चाचा चाची को छोड़कर घर जाना होता है। मुझे काफ़ी बुरा तो लगता है कि वैसे चाचा चाची ने मुझे इतना प्यार दिया, इतनी केयर की, जिन्हें अब मुझे छोड़कर जाना होगा। लेकिन एक खुशी भी होती है कि अब मैं अपने पेरेंट्स के साथ रहूँगी, अब मैं इंडिपेंडेंट बन चुकी हूँ, अब मैं नौकरी करूँगी। अब मैं चाचा चाची को बाय बोलकर अपने पेरेंट्स के पास जाती हूँ। तो वहाँ जाके देखती हूँ कि मेरे पेरेंट्स ने मेरा काफ़ी अच्छे से वेलकम करने की तैयारी की हुई थी और मेरा भाई जिसने 12th में टॉप किया था, अब वो अच्छे कॉलेज में एडमिशन करने के लिए एक तैयारी कर रहा होता है एग्ज़ाम देने की। और मेरे ग्रैंड पेरेंट्स भी काफ़ी खुश होते हैं मुझे देखकर और मेरी माँ ने तो काफ़ी पकवान बनाए होते हैं मेरे लिए। तो मुझे वहाँ पे बहुत अच्छा लगता है। मैं अपने घर आने के बाद एक जॉब के लिए अप्लाई करती हूँ, जो कि मेरा एक ड्रीम था उस जॉब को पाने का और लकीली मुझे वो जॉब मिल जाती है। तो मैं अब वहीं जॉब करने लगती हूँ। उसमें काफ़ी अच्छी सैलरी होती है, जिससे मुझे काफ़ी अच्छा लगता है। फिर ऐसे ही समय बीत रहा होता है, तभी एक दिन मेरे पापा घर आते हैं। वो कुछ मिठाइयाँ लाए होते हैं, तो हमसे पूछते हैं क्या हुआ, आप मिठाई लेकर आए हैं आज? तो वो बोलते हैं कि हाँ, मेरे हाथ एक टेंडर लगा है, जिससे मुझे बहुत प्रॉफ़िट हुआ है। तो हम उस बात पे बहुत खुश हो जाते हैं और सोचते हैं कि क्यों ना एक गेट टुगेदर रखा जाए, जिसमें हम सभी रिलेटिव्स को इनवाइट करते हैं और वो सब आते हैं और उसमें मेरे चाचा चाची भी आते हैं। वो काफ़ी बुके लाए होते हैं और वो बहुत खुश होते हैं और वो हमारे
पापा को काफ़ी ब्लेसिंग्स भी देते हैं कि हम ऐसे ही तरक्की करें। हम भी बहुत खुश होते हैं चाचा चाची से मिलकर, और मैं तो बहुत ज़्यादा ही खुश होती हूँ क्योंकि वो अब मुझसे काफ़ी दिनों बाद मिले थे, तो मुझे वो काफ़ी अच्छा लगता है। फिर सब पार्टी करने के बाद वो घर चले जाते हैं और फिर हम भी अपना सोने चले जाते हैं, और ऐसे ही समय बीतने लगता है और हम अपनी अपनी लाइफ में काफ़ी प्रोग्रेस कर रहे होते हैं। और समय समय पर मैं अपने चाचा चाची से मिलने भी जाया करती थी, जहाँ पे जाकर मुझे काफ़ी सुकून मिलता था। और इस तरह हमारी फैमिली में सब कुछ अच्छा चल रहा होता है और मेरी फैमिली एक हैप्पी फैमिली बन जाती है। लेकिन कहते हैं ना कि जहाँ पे बहुत सारी खुशी आती हैं, वहाँ पे कुछ इविल्स आई भी आती हैं, और खुशियों की तरफ इविल्स आई तो अट्रैक्ट होती ही हैं। ठीक वैसा ही मेरी फैमिली के साथ भी होता है। हमारे एक अच्छी खासी हैप्पी फैमिली के बीच एक ऐसा इंसिडेंट होता है जिसने हमारे फैमिली को झकझोर कर रख दिया। और ऐसे ही मेरे दादाजी की सडन डेथ हो जाती है, जो कि हमारी फैमिली के लिए काफ़ी शॉकिंग था क्योंकि मेरे दादाजी बिल्कुल फिट थे। वो योगा किया करते थे, हर 6 महीने में अपनी जांच करवाया करते थे, जिसमें उनकी रिपोर्ट बिल्कुल नॉर्मल आया करती थी। लेकिन अचानक से उन्हें ये सब क्या हो गया हमें समझ नहीं आ रहा होता है, तो हम उनकी जांच भी करवाते हैं जिसमें कुछ नहीं आता। डॉक्टर भी शॉक्ड थे कि अचानक इन्हें क्या हो गया, क्योंकि इन्हें कुछ भी नहीं हुआ था। तो हमारे लिए भी वो काफ़ी शॉकिंग था, लेकिन फिर भी हम खुद को संभालते हुए उनके लास्ट राइट्स परफॉर्म करते हैं और धीरे धीरे हम इस इंसिडेंट को भूलने लगते हैं और अपने अपने कामों में बिजी हो जाते हैं। लेकिन फिर एक दिन मेरी दादी पैरालाइज्ड हो जाती हैं, और फिर ये हमारे लिए एक शॉकिंग न्यूज़ था क्योंकि अभी अभी दादाजी की डेथ से अभी हम उभरे ही नहीं थे, और फिर दादी जी के साथ ये सब हो रहा होता है। तो हमें लगता है कि हो सकता है वो दादाजी की डेथ को भुला नहीं पाई और वो ट्रॉमेटाइज़ हो गई हैं। लेकिन फिर भी हम उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाते हैं, अच्छे अच्छे डॉक्टर्स के पास जाते हैं, उनका अच्छे से अच्छा ट्रीटमेंट करवाते हैं। लेकिन डॉक्टर भी शॉक्ड होते हैं कि इन्हें कुछ नहीं हुआ है, लेकिन फिर भी पैरालाइज्ड हो गई हैं, और हम लोग भी शॉक हो जाते हैं। लेकिन फिर भी हम लोग सोचते हैं कि कोई नहीं, हम इनकी अच्छे से अच्छी केयर करेंगे और जिसके बाद ये फिर से नॉर्मल हो जाएंगी। लेकिन हमारी फैमिली में ऐसा कुछ नहीं होता है जैसा हमने सोचा होता है। हमारी फैमिली में सब कुछ बुरा होने लगता है, जैसे कि मेरे डैड का उनके बिज़नेस में काफ़ी लॉस होना, जिसकी वजह से वो लोन के तले दब चुके थे। और मेरे भाई, जो कि काफ़ी ज़्यादा इंटेलिजेंट था, हमेशा टॉप करता था, वो अब बिल्कुल भी स्टडी नहीं करता है, उसका स्टडी में बिल्कुल भी मन नहीं लगता है, वो इधर-उधर घूमता रहता है। और मेरी माँ, जो कि काफ़ी जॉली नेचर की एक पर्सन थी, वुमन थी, वो भी अब बिल्कुल ऐसा लगता है जैसे कि गुमसुम सी रहने लगी हैं, और उनका नेचर काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट होने लगता है। जैसे कि वो रात में अचानक से उठ के क्रीपी स्माइल्स देने लगती हैं सबको, और उनका नेचर काफ़ी एग्रेसिव होता जा रहा था। वो छोटी-छोटी बात पे गुस्सा करने लगती थी, और काफ़ी घंटों वो एक कोने में जाके बैठ के पता नहीं कुछ जैसे लगता है कि मंत्र चैंट कर रही होती हैं। और वो बिल्कुल ही हमसे डिफरेंट हो गई थी, वो अलग ही रहना पसंद करती थी। वो किसी से भी कुछ कहना पसंद नहीं करती थी, नॉट इवन अ सिंगल वर्ड। और इसके साथ ही मेरी भी जॉब चली जाती है, मेरी भी लाइफ में कुछ अच्छा नहीं हो रहा होता है, और मुझे हमेशा ऐसा फ़ील होता है जैसे कि मुझे बहुत ज़्यादा फ़ीवर हो, मेरा उठने का मन नहीं करता है, काम करने का मन नहीं करता है, और मेरी भी मतलब लाइफ में बिल्कुल भी अच्छा नहीं चल रहा होता है। फिर एक दिन मेरी मॉम हमारे घर से गायब हो जाती हैं, और हम लोग काफ़ी शॉक्ड हो जाते हैं कि वो आखिर गई तो गई कहाँ। फिर हम लोग हर जगह ढूंढते हैं, लेकिन वो कहीं नहीं मिलती है। फिर ऐसी शाम हो जाती है उनको ढूंढते ढूंढते, फिर हम अपने घर थक हार के वापस आ जाते हैं। फिर हम सोचते हैं कि आखिर हमें करना क्या है आगे, हम काफ़ी परेशान होने लगते हैं। फिर तभी रात को अचानक से हमारे घर की डोरबेल बजती है, और मैं जाके जल्दी से दरवाज़ा खोलती हूँ, तो देखती हूँ कि ये मेरी मॉम है। और मैं उनसे काफ़ी क्वेश्चन करती हूँ, सब लोग आते हैं, काफ़ी क्वेश्चन पूछते हैं उनसे, लेकिन वो किसी भी क्वेश्चन का आंसर नहीं दे रही होती हैं, और वो ज़ोर-ज़ोर से हँसने लगती हैं और अपने कमरे में वापस चली जाती हैं। ये बात हमें काफ़ी स्ट्रेंज लगती है, लेकिन इस बात की मुझे खुशी भी होती है कि फाइनली हमारी मॉम हमारे घर आ गई हैं, वो भी बिल्कुल सही सलामत। फिर हम अपने अपने कमरे में सोने के लिए चले जाते हैं। रात के करीब 12-1 बज रहे होंगे, तभी मेरे भाई की चीखने की आवाज़ आती है, और हम सब लोग उठ जाते हैं और फ़ौरन उसके रूम में जाते हैं। और मैं देखती हूँ कि उसके सर से काफ़ी ब्लड आ रहा होता है, और वो काफ़ी रो रहा होता है। तब हम उससे इस इंसिडेंट के बारे में पूछते हैं कि क्या हुआ, तो वो रोते रोते एक उस रूम के कॉर्नर में इशारा करता है। फिर हम देखते हैं कि उस कॉर्नर में और कोई नहीं बल्कि हमारी मॉम होती हैं,
और वो काफ़ी ज़्यादा एंग्री लग रही थी और वो क्रीपी स्माइल भी दे रही थी। इनफैक्ट उनकी जो आँखें थी वो काफ़ी ज़्यादा लाल हो गई थी और उनके हाथ में एक हथौड़ा था, जिस हथौड़े से उन्होंने जैक को हिट किया था और वो हथौड़ा कंटिन्यूअसली हिलाई जा रही थी और उनके जो बाल थे वो काफ़ी ज़्यादा बिखरे पड़े थे और वो हमें बस गुस्से से देखी जा रही थी। फिर मेरे डैड उनके पास जाते हैं और उनको होश में लाने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो किसी की भी बात नहीं सुन रही होती हैं और वो डैड को भी उस हैमर से हिट करती हैं, जिससे मेरे डैड का भी काफ़ी ब्लड आ रहा होता है। फिर मैं ये इंसिडेंट देख के काफ़ी डर जाती हूँ और मैं वहाँ से तेज़ भागती हूँ और अपने नेबर्स को बुला कर लाती हूँ। और फिर जब नेबर्स मेरे घर पहुँचते हैं तो वो भी मॉम की हालत देखकर बहुत डर जाते हैं। उनमें से जो 2 आंटियाँ होती हैं वो मेरी मॉम को पकड़ती हैं और रस्सी से बांध देती हैं, ताकि वो खुद को भी ना हार्म कर सके और दूसरों को भी ना हार्म कर सके। फिर मेरी मॉम इस चीज़ से और भी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती हैं और वो कुछ एक डिफरेंट लैंग्वेज में कुछ बोल रही होती हैं, जो कि किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है और वो उनकी आवाज़ होती ही नहीं है, वो किसी हैवी वॉइस में बोल रही होती है जो किसी को समझ नहीं आ रहा होता है। ये सब देख के मैं बहुत रोने लगती हूँ, बहुत सैड हो जाती हूँ और उधर जैक और डैड का भी बहुत ब्लड आ रहा होता है, जिससे मैं फ़र्स्ट एड लेकर जाके उनकी फ़र्स्ट एड करती हूँ। और दादी भी मॉम की हालत देखकर काफ़ी सैड हो जाती हैं, वो काफ़ी रो रही होती हैं उन्हें देख के और किसी को भी समझ नहीं आ रहा होता है कि मॉम ऐसा कर क्यों रही हैं। वो जो इतनी ज़्यादा इनोसेंट थी, वो किसी को सपने में भी हार्म नहीं कर सकती थी। वो इनफैक्ट अभी रियल लाइफ में अपनी फैमिली को हार्म कर रही थी। और ये सब देखकर हमारी नेबर्स में से एक ओल्ड लेडी आती हैं और वो बोलती हैं ये मेडिकल से रिलेटेड केस नहीं है, बल्कि ये सुपर नेचुरल पावर से रिलेटेड है, तो हमें इन्हें किसी डॉक्टर के पास ले जाने के बजाय इन्हें किसी प्रिस्ट से दिखाना होगा। फिर वो अपने किसी एक जाने माने प्रिस्ट को कॉल करती हैं और उन्हें वहाँ फ़ौरन अपने घर बुलाती हैं। फिर जब पंडित जी हमारे घर में एंट्री करते हैं तो मुझे उन्हें देख के काफ़ी पॉजिटिव वाइब्स आ रही होती है, क्योंकि उनका ऑरा काफ़ी ब्राइट होता है और वो जैसे ही एंट्री करते हैं हमारे घर में तो वो पहचान जाते हैं कि हमारे घर पे किसी इविल स्पिरिट का साया है, क्योंकि उसका जो ऑरा था वो काफ़ी डार्क था, जिसे घर से निकालना बहुत ही मुश्किल था। जिसे देखकर पंडित जी बोलते हैं कि मैं इसके लिए अकेले कुछ नहीं कर सकता, मुझे और भी 6 महापंडितों को बुलाना पड़ेगा यहाँ और यहाँ पे 6 दिन रिचुअल्स करने पड़ेंगे। और इस रिचुअल्स को रोकने के लिए वो इविल स्पिरिट किसी भी हद तक जा सकती है। वो आप लोग को हार्म करने की कोशिश करेगी, आपका ध्यान डाइवर्ट करेगी, लेकिन फिर भी आप लोगों को उस रिचुअल से उठना नहीं है, क्योंकि आप सभी फैमिली मेम्बर्स का वहाँ होना काफ़ी इम्पॉर्टेंट है। और अगर आप लोग उस रिचुअल से उठे, आप में से कोई भी एक पर्सन उठता है तो वो रिचुअल्स वहीं खंडित हो जाएगा और उसे निकालना इम्पॉसिबल हो जाएगा। फिर हमारी पूरी फैमिली इस बात के लिए एग्री करती है और उस रिचुअल्स के लिए जल्द से जल्द हम प्रिपरेशन करने लगते हैं। फिर सारी प्रिपरेशन कंप्लीट होने के बाद पंडित जी मेरी मॉम को एक गोल घेरे में बिठाते हैं और फिर उनसे कुछ क्वेश्चन करते हैं और मॉम उनके क्वेश्चन का बिल्कुल भी रिप्लाई नहीं कर रही होती है। तो पंडित जी हमसे बोलते हैं कि ये स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है और ये खुद से यहाँ नहीं आया है, बल्कि इसको किसी ने समन किया है, तुम्हारे ही रिलेटिव्स ने इसको यहाँ बुलाया है और ये स्पिरिट उसका नाम नहीं ले रही है और ये यहाँ से तब तक नहीं जाएगी जब तक वो अपना काम यहाँ पूरा ना कर ले। फिर दादी जी पूछती हैं कि ये सब किसने किया है, तो पंडित जी बोलते हैं ये किसी आपके रिलेटिव्स का ही काम है, जो बिल्कुल आपके ख़ास है, जिसको आप लोग बहुत ज़्यादा प्यार करते हो, उसी ने किया है। फिर मेरी दादी जी इस बात पे बोलती हैं कि मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा है, लेकिन आप कैसे भी स्पिरिट को यहाँ से निकाल दीजिए। फिर पंडित जी बोलते हैं कि वैसे तो स्पिरिट काफ़ी ज़्यादा पावरफुल है, लेकिन अगर ये यहाँ से जाएगी तो वो जिसने भी इसको समन किया है, जिसने भी इसको यहाँ पे भेजा है, उसका बहुत बुरा होगा। फिर जैसे रिचुअल स्टार्ट होते हैं, फर्स्ट डे वो रिचुअल्स का होता है और पंडित जी अपने रिचुअल्स परफॉर्म कर रहे होते हैं, लेकिन मेरी दादी की तबीयत और ज़्यादा ख़राब होने लगती है। ऐसा लगता है कि उनकी किसी भी वक्त डेथ हो सकती है, लेकिन पंडित जी ने हमें सख्त बोला था कि तुम लोगों को किसी को भी चाहे कुछ भी हो जाए उठना नहीं है। और ऐसे ही होता है, हम लोगों में से कोई भी नहीं उठता है और मैं दादी जी का हाथ पैर रब करने लगती हूँ और भगवान से प्रे करने लगती हूँ कि दादी जी को कुछ भी ना हो। और इसी तरह रिचुअल्स का फर्स्ट डे कंप्लीट होता है और जब सेकंड डे रिचुअल परफॉर्म करने वाले होते हैं तो देखती हूँ कि जैक अपना सर कॉन्टिन्यूसली एक दीवार पे पटके जा रहा था और उसके सर से ब्लड आ रहा था काफ़ी। फिर हम उसे रोकने की कोशिश करते हैं, लेकिन वो रुक ही नहीं रहा होता है। फिर पंडित जी अपने थैले में से कुछ राख जैसा निकालते हैं और उस पर फेंकते हैं कुछ मंत्रों के साथ और वो वहीं पे बेहोश हो जाता है। फिर हम उसके सर पे पट्टी करते हैं और कैसे भी करके हम उसको रिचुअल्स में बिठाते हैं।
और दूसरी तरफ मेरी मॉम जो कि बिल्कुल भी होश में नहीं थी, वो अपने आप को हार्म कर रही थी, चिल्ला रही थी ज़ोर-ज़ोर से, जिनकी हालत हमसे देखी नहीं जा रही थी। मेरे डैड भी रोने लगते हैं, मैं भी रोने लगती हूँ। फिर ऐसे ही सेकंड डे भी कंप्लीट हो जाता है। फिर इन्हीं सब उतार-चढ़ाव के बाद आखिर 5th डे तक हमारा रिचुअल्स कंप्लीट हो जाता है और नेक्स्ट डे जो कि लास्ट रिचुअल्स का डे होता है। फिर 6th डे पंडित जी रिचुअल्स कंप्लीट कर रहे होते हैं कि मेरी माँ और उठती हैं और खुद को हार्म करने लगती हैं और वो बिल्कुल भयानक लग रही होती है, अपने आप को हार्म करे जा रही थी, जिसको देख के हम लोग खुद को कंट्रोल नहीं कर पा रहे थे। फिर भी हम लोगों ने मैनेज किया, लेकिन जो मेरा भाई जैक था, वो तो बिल्कुल ही कंट्रोल नहीं कर पाया अपने इमोशन को और वो उठने ही वाला था कि मैंने उसे रोक दिया और वो कैसे भी करके मैंने उसे रिचुअल्स में बैठाया। फिर कैसे भी करके आधा रिचुअल्स अभी कंप्लीट होता ही है कि तभी वहाँ चाचा जी और चाची जी आ जाते हैं और वो बोलते हैं कि ये तुम लोग क्या कर रहे हो और स्टेला तुम इन अंधविश्वास के चक्कर में पड़ रही हो और अपनी मॉम को खोना चाहती हो। वो देख रही हो कि अपने आप को कितना हार्म कर रही है। उन्हें ये सब करने की बजाय उनको किसी डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्योंकि वो अभी मेंटली अनस्टेबल है। तभी मैं बोलती हूँ कि मेरी माँ मेंटली अनस्टेबल नहीं है, बल्कि उन पे किसी इविल स्पिरिट का साया है और ये पंडित जी ने हमें बताया है और वो रिचुअल्स आज कंप्लीट कर देंगे तो मेरी माँ से वो इविल स्पिरिट का साया हट जाएगा। तो मेरे चाचा जी बोलते हैं कि तुम क्या इस अंधविश्वास के चक्कर में पड़ रहे हो और ये पंडित जी, ये तो तुमसे बस पैसे ऐंठ रहे हैं और ये कुछ नहीं, तुम्हें डॉक्टर के पास अपनी माँ को लेके जाना चाहिए। तभी मेरे डैड बोलते हैं कि पहले मैं भी इन सब चीज़ों पे बिलीव नहीं करता था, लेकिन मुझे अपनी फैमिली को सेफ रखना ही होगा और वो उन्हें स्ट्रिक्टली बोल देते हैं कि वो यहाँ से चले जाएँ। फिर वो लोग वहाँ से चले जाते हैं, वो बहुत गुस्से में जाते हैं और तभी पंडित जी इस रिचुअल को कंप्लीट करते हैं। और जैसे ही ये रिचुअल्स कंप्लीट होते हैं, मेरी मॉम बेहोश हो जाती हैं, वो बिल्कुल अपने होश में नहीं रहती हैं और फिर हम उन्हें उनके रूम में सुला देते हैं और नेक्स्ट मॉर्निंग जब वो उठती हैं तो उन्हें काफ़ी वीकनेस फ़ील हो रहा होता है, वो काफ़ी कमज़ोर लग रही होती हैं। फिर हम उन्हें खाना, ब्रेकफ़ास्ट ये सब देते हैं, खिलाते हैं ताकि उनमें थोड़ी एनर्जी आए। फिर वो हमसे पूछती हैं कि उन्हें हुआ क्या था, तो हम उन्हें कुछ भी नहीं बताते हैं क्योंकि वो काफ़ी अभी कमज़ोर लग रही होती है, क्या पता वो इस सदमे को बर्दाश्त कर पाएँ या ना कर पाएँ। फिर ऐसे ही मेरे घर में सब कुछ ठीक होने लगता है। मेरी दादी जी जो कि पैरालाइज़्ड थी, वो अब ठीक होने लगती हैं। मेरे पापा का भी उनके बिज़नेस में काफ़ी प्रॉफ़िट होने लगता है और मेरी मम्मी भी अब ठीक होने लगती हैं और मेरी जो कि जॉब नहीं लग रही है, तो वो अब जॉब भी लग जाती है और मेरा भाई जो कि स्टडी में भी बिल्कुल एवरेज था, वो भी अब टॉप करने लगता है अपनी स्टडी में और ऐसे ही 1 मंथ कंप्लीट हो जाता है। लेकिन इसी बीच हमारी फैमिली की और चाचा-चाची की बिल्कुल भी बात नहीं होती थी और वो बहुत हमसे गुस्सा रहने लगे थे, वो हमसे बात भी नहीं करते थे, फ़ोन पे भी बात नहीं करते थे। तभी एक दिन हमें शॉकिंग न्यूज़ मिलती है कि मेरे चाचा जी की सडन डेथ हो गई है। फिर ये न्यूज़ सुन के मेरी दादी जी बिल्कुल शॉक्ड हो जाती हैं और वो रोने लगती हैं। फिर हम उनसे पूछते हैं कि दादी आपको क्या हुआ? तो दादी बताती हैं कि ये उन्हें पता चल गया है कि किसने किया है, क्योंकि पंडित जी ने पहले ही बोल दिया था कि ये जिसने भी किया है उसकी 1 मंथ में डेथ हो जाएगी। फिर मेरी मॉम भी इस बात को लेके बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाती हैं और वो कहती है कि आखिर ये चाचा और चाची जी कैसे कर सकते हैं हमारे साथ? मेरी चाची जी के साथ तो काफ़ी अच्छी बॉन्डिंग थी, फिर ऐसा ये लोग कैसे कर सकते हैं? फिर हमारी फैमिली में काफ़ी ज़्यादा टेंस्ड माहौल बन जाता है। फिर मुझे बहुत गुस्सा आ रहा होता है और मैं तुरंत चाची जी के घर के लिए निकल जाती हूँ। फिर मैं जब चाची जी के घर पे पहुँचती हूँ तो देखती हूँ कि चाची जी काफ़ी रो रही होती हैं और चाचा जी के फ़ोटो पे माला चढ़ी होती है। फिर मैं ये सब देख के चाची जी के पास दौड़ के जाती हूँ और चाची जी को गले लगाकर रोने लगती हूँ और मैं चाची जी को बोलती हूँ कि हमें ये सब मेरी फैमिली के साथ नहीं करना चाहिए था। अगर हमने ये मेरी फैमिली के साथ नहीं किया होता तो आज चाचा जी ज़िंदा होते। हाँ, आप लोगों ने बिल्कुल सही सुना कि जो भी कुछ हुआ मेरी फैमिली के साथ, ये सब सिर्फ चाचा जी और चाची जी का किया धरा नहीं है, बल्कि मैंने उन लोगों के साथ इस इविल स्पिरिट को समन किया था अपनी फैमिली को हार्म करने के लिए। अब आप लोग सोच रहे होंगे कि मैंने ऐसा क्यों किया और मैं अपनी फैमिली के साथ ही ऐसा कैसे कर सकती हूँ। तो मैं आपको बता दूँ कि मैं अपनी पेरेंट्स की कोई बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं हूँ, बल्कि मैं एक अडॉप्टेड चाइल्ड हूँ। उनका कोई पहले बच्चा नहीं हो रहा था, जिसकी वजह से उन्होंने मुझे अडॉप्ट किया था। लेकिन जैसे ही कुछ सालों बाद जैक हुआ, उन लोगों ने मेरी केयर करना बिल्कुल बंद कर दिया। मुझे वो लोग अब पूछते भी नहीं थे, हर वक्त बस जैक 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 जैक। और ये सब मैं सुन के
बहुत इरिटेट होती थी और उन्होंने जैसे तैसे मेरी स्कूलिंग करवाई। और मेरी स्कूलिंग कंप्लीट होने के बाद उन्होंने मुझे चाचा चाची के घर भेज दिया, क्योंकि वो लोग अब मुझे बोझ मानने लगे थे, ना कि वो मेरे लिए टेंस्ड थे कि मैं इतनी दूर का ट्रैवल कैसे करूँगी, वो भी अकेले। वो लोग मेरे साथ बहुत बुरा व्यवहार करते थे, जबकि चाचा चाची जी मुझे बहुत मानते थे, बिल्कुल अपने बच्चे की तरह मेरी केयर किया करते थे। इसलिए मैंने चाचा चाची जी के साथ मिलकर ये सब करवाया, ताकि मैं उन सबको ये रियलाइज़ करवा सकूं कि उन लोगों ने मेरे साथ ये बुरा किया, अच्छा नहीं किया। वो हमेशा मुझे एक नेग्लेक्टेड चाइल्ड की तरह ट्रीट करते थे। और जब मैं उन्हें संडे सैटरडे मिलने जाया करती थी तो वो लोग मुझे देख के बिल्कुल भी खुश नहीं होते थे, इनफैक्ट वो इरिटेट हो जाते थे। और रही बात मेरे ग्रैंड पेरेंट्स की, तो बिल्कुल ही मुझसे हेट करते थे, क्योंकि वो लोग बिल्कुल पसंद नहीं करते थे मुझे, क्योंकि मैं एक गर्ल थी। वो सिर्फ जैक को प्यार करते थे क्योंकि वो एक बॉय था। और जैक, जो कि कहने को तो मेरा भाई था, लेकिन वो बिल्कुल भी मुझसे प्यार नहीं करता था। इनफैक्ट वो मम्मी पापा को मेरे खिलाफ़ भड़काता रहता था और मुझे उनसे पिटवाता भी था। इसलिए वो लोग मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है। लेकिन फिर भी मुझे इस बात का रिग्रेट है कि मुझे उन लोगों के साथ ये नहीं करना चाहिए था, क्योंकि उन सब के चक्कर में मैंने अपने इतने ज़्यादा प्यारे चाचा जी को खो दिया, जो कि मुझसे इतना ज़्यादा प्यार करते थे। लेकिन अब मैं ऐसी कोई गलती नहीं करूँगी और चाची जी के साथ भी मैं हमेशा मिलने आया करूँगी। सो गाइस, ये थी आज की स्टोरी स्टेला के पॉइंट ऑफ व्यू से। तो आप लोगों को कैसी लगी ये स्टोरी? आई होप आप लोग को ये अच्छी लगी होगी और कमेंट में ज़रूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग गाइस।